विषय को शुरू करेंगे दो पत्रों से। एक पहला पत्र जो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने, जब वो चित्तौड़ पर अटैक करने के लिए जा रहा था, मांडू या मालवा से चित्तौड़ की ओर बढ़ रहा था, बहादुर शाह को समाचार लगा कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती के कहने पर मुगल शासक हुमायूं चित्तौड़ की सहायता के लिए आ रहा है, ग्वालियर तक आ गया। बहादुर शाह ने एक लेटर लिखा हुमायूं को, और हुमायूं को यह कहा कि मैं इस समय जिहाद पर हूं, धर्म युद्ध पर, और अगर तुम हिंदुओं के खिलाफ मुझसे युद्ध लड़ोगे तो जब ऊपर जाओगे तो अल्लाह को या खुदा को क्या मुंह दिखाओगे। इस वीडियो के लिए सोर्स है उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग 1, गौरीशंकर हीरा चंदोजा के द्वारा लिखा गया, पेज नंबर 342, 343, 344। इसके अलावा वो सोर्स जिनको इस सोर्स के अंदर कोट किया गया है, एक तो फरिश्ता के द्वारा लिखा गया, इसके अलावा मिरात ए सिकंदरी के द्वारा। पहले जो मैंने लेटर आपको दिखाया है उस लेटर की तरफ आपको लेकर बढ़ता हूं, जिसको एक सोर्स के आधार पर कोट किया गया है, पेज नंबर 344, उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग 1। हुमायूं भी बहादुर शाह से लड़ने के लिए चित्तौड़ की तरफ बढ़ा और ग्वालियर आ पहुंचा, जिसकी खबर पाते ही सुल्तान ने, सुल्तान मतलब गुजरात का शासक बहादुर शाह, उसको इस आशय का पत्र लिखा कि मैं इस समय जिहाद मतलब धर्म युद्ध पर हूं, अगर तुम हिंदुओं की सहायता करोगे तो खुदा के सामने क्या जवाब दोगे। यह पत्र पढ़कर हुमायूं ग्वालियर में ही ठहर गया। हालांकि एक सोर्स ये कहता है फरिश्ता के द्वारा लिखा गया कि हुमायूं सारंगपुर तक आ गया था, और एक जो सोर्स है मिरात सिकंदरी वो ये कहता है कि वो ग्वालियर में ही ठहर गया। इस बात की प्रतीक्षा करने के लिए कि पहले एक बार चित्तौड़ का क्या परिणाम आता है उसको देखते हैं, और उसके बाद फिर मैं हुमायूं पर अटैक करूंगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं। एक दूसरा लेटर और, दूसरा लेटर जो चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मेवाड़ के सामंतों को लिखा था, क्योंकि इस समय चित्तौड़ के जो शासक थे विक्रमादित्य, जो सन 1531 से और 1536 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक थे, ये विक्रमादित्य के व्यक्तित्व के कारण, इनकी अयोग्यता के कारण, ज्यादातर राज कार्य में ध्यान ना देने के कारण, मनोरंजन में व्यस्त रहने के कारण, इसके अलावा विक्रमादित्य के द्वारा अपने दरबार के लिए लगभग 7000 पहलवानों की भर्ती की गई थी। पहलवानों पर ज्यादा विश्वास था, सामंतों पर कम विश्वास था, सामंतों की खिल्ली उड़ाई जाती थी। इसके कारण सामंत अपने अपने ठिकानों में लौट गए। कुछ सामंत ऐसे थे जो नाराज होकर गुजरात के शासक बहादुर शाह के पास में चले गए, ये कहने के लिए कि मेवाड़ की क्या क्या कमजोरियां हैं हमको पता है, मेवाड़ का शासक अयोग्य है, और वहां की जो संरक्षिका है विक्रमादित्य की माता कर्णावती है, एक महिला है, अच्छा अवसर है चित्तौड़ पर इस समय अटैक कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति जब कोई भी सामंत मेवाड़ की ओर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है, शत्रु सिर पर खड़ा है, तो कर्णावती के द्वारा अपने सामंतों को एक पत्र लिखा गया, और पत्र इस प्रकार से था कि अब तक ये जो किला है, कौन सा किला, ये चित्तौड़ का, अब तक जो ये चित्तौड़ का दुर्ग है, वो दिखाऊंगा लेटर में क्या लिखा है वो भी, ये कि अब तक ये किला राजपूतों के हाथों में रहा है, लेकिन आज ये शत्रु के हाथ की तरफ जा रहा है, शत्रु के हाथ में पड़ जाएगा। तुम्हारा शासक भले ही अयोग्य है, ये लिखा है रानी कर्णावती ने, कि तुम्हारा शासक भले ही अयोग्य है लेकिन फिर भी तुम्हारी वंश परंपरा से है, मैं आज ये किला तुमको सौंपती हूं। अब अगर तुम चाहो तो अपने पास रखो, तुम अगर चाहो तो शत्रु को दे दो, लेकिन ध्यान रखना कि अगर शत्रु के हाथ में ये किला पड़ गया तो इसमें तुम्हारा ही अपयश है, तुम्हारी ही अपकीर्ति है। यह पत्र जब सामंतों ने पढ़ा तो युद्ध के लिए तत्पर हुए। युद्ध हुआ सन 1534-35 ईस्वी में, चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ, जिसमें चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने और बहुत सारी रानियों ने, दासियों ने जौहर कर लिया, और ठाकुर देवलिया के ठाकुर थे बाघ सिंह, उनके नेतृत्व में यहां योद्धाओं ने केसरिया किया। ध्यान दीजिए, पहले उस पत्र की तरफ लेकर बढ़ता हूं, उसके बाद फिर विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। वही उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग 1, पेज नंबर 344। ये यहां पर इसको कोट किया गया है। इसको कहां से लिया गया है? वीर विनोद श्यामल दास थे मेवाड़ के, जिनके द्वारा लिखा गया है वीर विनोद। उस वीर विनोद में भाग 2 और पेज नंबर 29 से इस पत्र की बात को लेकर कोट किया गया है। क्या कर्णावती ने, या कर्मावती, इन्हीं का नाम है, ध्यान रखना, कर्मावती, कर्मवती, कर्णावती इन्हीं का ही नाम है, सब सरदारों को इस आशय का पत्र लिखा। क्या लिखा? अब तक तो चित्तौड़ राजपूतों के हाथों में रहा, पर अब उनके हाथ से निकलने का समय आ गया है। मैं किला तुम्हें सौंपती हूं, चाहो तो अपने पास रखो, चाहो
तो शत्रु को दे दो। मान लो तुम्हारा स्वामी अयोग्य ही है, कर्णावती ने लिखा उस पत्र में कि तुम्हारा स्वामी अयोग्य ही है, तो भी राज्य वंश परंपरा से वो तुम्हारा है, वह शत्रु के हाथों में चले जाने से तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। मतलब ये जो दुर्ग है अगर शत्रु के हाथ में पड़ गया तो इसमें तुम्हारा ही अपयश है, तुम्हारी ही अपकीर्ति होगी। क्या है पूरा विषय, डिटेल से बताता हूं। पिछले वीडियो में मैंने विषय लिया था शिकार से रिलेटेड, वहां पर एक पॉइंट पर जाकर समाप्त किया था। सारी बातों को रिपीट करने की बजाय मोटी मोटी बातों को लेकर, ताकि आप लिंक कर सकें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह, जिनको इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से जाना गया, महाराणा सांगा फर्स्ट 1509 से 1528 तक मेवाड़ के शासक रहे। 1528 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र रतन सिंह वो मेवाड़ के अगले शासक बने। यानी अब मेवाड़ के जो महाराणा है महाराणा रतन सिंह, एक रतन सिंह पहले थे 1503 में, वो रावल रतन सिंह है, मैं बता चुका। ये वाले जो हैं ये महाराणा रतन सिंह है। जब इन्होंने महाराणा सांगा ने अपने जीवित रहते रतन सिंह को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो रानी कर्णावती के साथ में क्या किया, रानी कर्णावती, और भी बहुत सारी रानियां थी, लेकिन रानी कर्णावती और कर्णावती के जो पुत्र थे, बड़े पुत्र थे विक्रमादित्य, इनसे जो छोटे थे वो थे उदय सिंह, इनको रणथंबोर की जागीर दे दी। ये रणथंबोर का किला, रणथंबोर का किला जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, और महाराणा सांगा के इस निर्णय से ना तो रानी कर्णावती प्रसन्न थी, ना ही मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा रतन सिंह वो प्रसन्न थे। रतन सिंह ये चाहते थे कि रणथंबोर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, रणथंबोर कर्णावती और इनके पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह को नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा रानी कर्णावती ये चाहती थी कि चित्तौड़ का शासक रतन सिंह को क्यों बनाया, चित्तौड़ का शासक मेरे बेटे विक्रमादित्य को बनाया जाना चाहिए। रानी कर्णावती के जो भाई थे, जो बूंदी के शासक थे, हाड़ा चौहान थे, सूरजमल हाड़ा, सूरजमल हाड़ा भी ये चाहते थे कि चित्तौड़ या मेवाड़ का शासक मेरे भाणजे विक्रमादित्य को बनाया जाना चाहिए। तो अपने भाणजे विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए सूरजमल हाड़ा षड्यंत्र करने लगे। इस षड्यंत्र का पता जब महाराणा रतन सिंह को लगा, तो महाराणा रतन सिंह भी हाड़ा सूरजमल को मारने के लिए षड्यंत्र करने लगे। शिकार की व्यवस्था हुई, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया था, तो मोटी मोटी बात बताता हूं। दोनों शिकार खेलने गए कि शिकार खेलेंगे, शिकार को मारेंगे, लेकिन शिकार के बहाने दोनों के मन में यह था कि एक दूसरे को मारना है। दोनों एक दूसरे के हाथों मारे गए, दोनों की ही मृत्यु हो गई। महाराणा रतन सिंह के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए रतन सिंह की मृत्यु के बाद जैसा हाड़ा सूरजमल चाहते थे, जैसा रानी कर्णावती चाहती थी, विक्रमादित्य को अगला शासक बना दिया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि इतिहासकारों ने इनके संबंध में लिखा है कि ये मेवाड़ के शासकों में से अयोग्य शासक थे। कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है कि अगर महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में अगर विक्रमादित्य और उदय सिंह ये ना होते तो मेवाड़ का इतिहास और भी अधिक उज्जवल होता। खैर, ये शासक बन गए। सामंत नाराज थे, अपने अपने ठिकानों में चले गए। कुछ सामंत ऐसे थे जो गुजरात के शासक बहादुर शाह के पास में चले गए। इसमें से प्रमुख थे एक तो नरसिंह देव, जो महाराणा सांगा के भतीजे थे, नरसिंह देव। इसके अलावा मेदिनी राय, जो महाराणा सांगा के समय मेवाड़ के प्रमुख सामंतों में से एक सामंत हुआ करते थे, मेदिनी राय। थोड़ा सा मैं एक बार विषय को डिटेल से बताता हूं, उसके बाद फिर बहादुर शाह कैसे आया, क्या अटैक किया और कैसे अपने ही व्यक्ति को लालच देकर बात से फिर गया, वो बात भी मैं बताऊंगा। ये मेवाड़ रियासत सन 1509 ईस्वी में जब मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा बने, तो उस समय की परिस्थिति के संबंध में मुंशी देवी वर्मा ने लिखा है कि सांगा जब शासक बने तो इन्होंने चारों ओर अपने राज्य को शत्रुओं से घिरा हुआ पाया। कैसे? दिल्ली में इस समय लोधी वंश, सिकंदर लोधी यहाँ का शासक, दिल्ली से खतरा मेवाड़ को। इसके अलावा मांडू या मालवा में भी सुल्तान बैठे हुए थे, इनसे मेवाड़ को खतरा। इसके अलावा गुजरात में मुजफ्फर शाह, यहाँ से खतरा। तो महाराणा सांगा ने अपने राज्य को तीनों ओर से सुरक्षित करने के लिए मजबूत और ताकतवर सामंत एक एक जगह पर बैठाए। सबसे पहले दिल्ली की ओर से मेवाड़ की सीमा को सुरक्षित करने के लिए महाराणा सांगा ने करमचंद पंवार को यहां पर बैठाया। जब उन्होंने अपने संघर्ष के दिन करमचंद पंवार के यहां पर बिताए थे, तो इसी के बदले एहसान मानते हुए करमचंद पंवार एक मजबूत व्यक्ति थे, उनको यहां पर बैठाया। अजमेर, परबतसर, फूलिया, बनेड़ा, मांडल, ये कुछ क्षेत्र ऐसे थे, ये जागीर, ये ठिकाने करमचंद पंवार को दिए गए। करमचंद पंवार को सालाना 15 लाख तक की आय के ये परगने दिए गए और एक मजबूत सामंत इस सीमा पर बैठा दिया गया। इसके अलावा
एक और मजबूत सामंत जिनकी मैं बात कर रहा हूं मेदिनी राय, मेदिनी राय को यहां पर इस सीमा को सुरक्षित करने के लिए बैठा दिया। ये वाली सीमा मेदिनी राय के द्वारा सुरक्षित की गई। दरअसल गुजरात का मालवा या मांडू का, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश वाला ये वाला हिस्सा है, मालवा या मांडू का जो शासक था महमूद खिलजी सेकंड। ध्यान रखना, एक महमूद खिलजी फर्स्ट भी है जो महाराणा कुंभा के समय में हुआ करता था, वो अलग है। यहां पर महमूद खिलजी सेकंड अलग है। इसको महाराणा सांगा के द्वारा बंदी बना लिया गया था और 3 महीने तक बंदी बनाए रखा गया। और महाराणा सांगा के द्वारा सुल्तानों को इस प्रकार से बंदी बना लिया जाता था कि एक कवि के द्वारा लिखा गया है कि सांगा के लिए सुल्तानों को पकड़ना और छोड़ देना बहुत आसान हुआ करता था। जैसे पक्षियों को पकड़ देना, पकड़ लिया और उड़ा दिया, पकड़ लिया और उड़ा दिया, तो ऐसे ही सांगा के द्वारा सुल्तानों को पकड़ लिया जाता था और छोड़ लिया जाता था। 3 महीने तक बंदी बनाए रखा, फिर समय याचना करने पर छोड़ दिया गया था। यहां इस मालवा या मांडू में एक व्यक्ति था मेदिनी राय, वही मेदिनी राय जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मेदिनी राय का मालवा पर बड़ा प्रभाव था, मालवा के सुल्तान पर बड़ा प्रभाव था। मालवा का सुल्तान मेदिनी राय की बात को महत्व दिया करता था, उसकी बात को माना करता था। तो इसीलिए मालवा के जो अमीर हुआ करते थे, मतलब जो मंत्री वगैरह, वो मेदिनी राय से चिढ़ा करते थे, घृणा किया करते थे, नाराज थे। और यहां के अमीरों ने गुजरात के शासक से संपर्क साधा। गुजरात के शासक की सहायता से मेदिनी राय को राज्य से भगा दिया। मेदिनी राय यहां से भागकर सीधे पहुंचे महाराणा सांगा के पास में, और महाराणा सांगा ने ये जो झालावाड़ की जागीर है, झालावाड़ में एक किला आता है गागरोन का किला मेदिनी राय को दे दिया और एक मजबूत सामंत यहां पर बैठा दिया, मेदिनी राय, जो चंदेरी और गागरोन पर अधिकार था। इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है ईडर, जो वर्तमान में गुजरात में आता है, यहां पर रायमल को बैठा दिया गया, मतलब एक मजबूत सामंत यहां पर भी बैठा दिया गया। अपनी पुत्री का विवाह रायमल के साथ में कर दिया गया। हालांकि रायमल इनके पिता का भी नाम था, वो रायमल अलग हैं, ये रायमल अलग हैं। गुजरात में ईडर पर भारमल का शासन हुआ करता था। ये भारमल जयपुर वाले नहीं है, नाम मिलते जुलते हैं, तो कई बार कमेंट ये करते हैं बोले भारमल तो वहां के थे, तो ये भारमल अलग हैं। भारमल को हटाकर रायमल को यहाँ का सामंत बना दिया गया था। तो जैसा मुंशी देवी वर्मा ने लिखा कि जब सांगा मेवाड़ के शासक बने थे तो उन्होंने चारों ओर अपने राज्य को शत्रुओं से घिरा हुआ पाया, तो उसको सुरक्षित करने के लिए इधर बैठा दिया करमचंद परमार, इधर बैठा दिया मेदिनी राय, इधर बैठा दिया रायमल। तो ये जो मेदिनी राय है महाराणा सांगा के समय, इनके समय जो मेवाड़ के प्रमुख सामंतों में से एक हुआ करते थे, वो मेदिनी राय सीधे कहां पर पहुंच गया भैया, बहादुर शाह के पास में। ये मेदिनी राय, चंदेरी और झालावाड़, जो मैंने गागरोन आपको बताया, और ये नरसिंह देव जो महाराणा सांगा का भतीजा था। क्या कहा बहादुर शाह को, मौका अच्छा है और बहादुर शाह इस समय तुमको अटैक कर देना चाहिए। बहादुर शाह आया और बहादुर शाह ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। और सोर्सेज में लिखा हुआ है कि बहादुर शाह इतनी सेना लेकर आया था कि चित्तौड़ जैसे 4 दुर्गों को वो एक साथ घेर सकता था, जैसा सोर्स में लिखा हुआ है। यह तारीख ए बहादुर शाही, इसका रेफरेंस से लिखा है कि इतनी सेना थी कि एक साथ चित्तौड़ जैसे 4 दुर्गों को घेर सकता था। घेरने पे अभी बात नहीं बन रही। तो इनका तोप खाने का जो अध्यक्ष था रूमी खां ने एक योजना बनाई कि चित्तौड़ की दीवारों को उड़ा दिया जाएगा बारूद से। तो जब ऐसी स्थिति आई, रानी कर्णावती ने संधि का प्रस्ताव भेजा और कर्णावती ने कहा कि हम आपको 10 हाथी दे देंगे, 100 घोड़े दे देंगे। इसके अलावा मालवा का जो राज्य चिन्ह है जो हमारे यहां पर रखा हुआ है, मालवा के सुल्तान का मुकुट, रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट, मालवा के सुल्तान की कमर पेटी बेल्ट रत्नों से जड़ी हुई, वो भी तुमको दे देंगे। और इसके अलावा पैसा चाहिए, वो पैसा भी तुमको दे देंगे। बहादुर शाह मान गया, संधि हो गई। और संधि करने के बाद, ये बात है 1533 ईस्वी की, संधि करने के बाद वो लौट गया 24 मार्च 1533 ईस्वी को। एक सवाल, मालवा के सुल्तान का मुकुट और मालवा के सुल्तान की कमर की बेल्ट चित्तौड़ में कैसे आ गई? तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक कवि ने महाराणा सांगा के बारे में ये लिखा है कि महाराणा सांगा के द्वारा सुल्तानों को पकड़ लेना और उड़ा लेना, बहुत पकड़ना और छोड़ना बहुत आसान हुआ करता था। तो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बना लिया था। अभी मैंने आपको बताया कि जो मेदिनी राय को झालावाड़ की जागीर दे दी थी, तो मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी सेकंड, वो मेदिनी राय पर अटैक करने के लिए गागरोन की तरफ बढ़ा। महाराणा सांगा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने महमूद खिलजी सेकंड पर अटैक कर दिया, उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद 3 महीने तक जेल में रखा। एक दिन महाराणा सांगा ने उसको गुलदस्ता भेंट किया, तो उसने ये कहा
कि मैं इस समय आपका बंदी हूं और आपकी दी हुई भेंट को अगर हाथ पसार कर अगर मैं लेता हूं एक भिखारी की भांति, तो मुझे ही ये शोभा नहीं देगा। महाराणा सांगा इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को रिहा कर दिया। लेकिन रिहाई के तौर पर महमूद खिलजी सेकंड का जो एक बेटा था, उसको शहजादा था, उसको अपने यहां पर गिरवी रख लिया। महमूद खिलजी भी बड़ा प्रसन्न हुआ महाराणा सांगा की उदारता से और उसने महाराणा को अपना एक तो मुकुट, रत्न जड़ित मुकुट और कमर की पेटी रत्नों से जड़ी हुई वो भेंट कर दी थी। तो वही मुकुट और वही कमर की पेटी, वही बेल्ट रानी कर्णावती के द्वारा जब 1533 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह के साथ में जब संधि की गई थी, तो संधि के दौरान ये उसको दे दी गई, वो यहां से लौट गया। अब एक सवाल, जब वो संधि करके लौट गया बहादुर शाह, तो बहादुर शाह फिर दोबारा मेवाड़ या चित्तौड़ पर अटैक करने के लिए क्यों आया? संधि तो हो गई थी। दूसरी बार इसके अटैक करने का कारण है हुमायूं। हुमायूं के कारण ये दूसरी बार यहां पर अटैक करने के लिए आ गया। क्यों भैया? हुमायूं ने ऐसा क्या कर दिया था? तो इधर आ जाओ, एक जेल, ये जेल, एक व्यक्ति मोहम्मद जमा, हुमायूं ने उस व्यक्ति को अपने यहां पर जेल में बंद कर रखा था, मोहम्मद जमा को। मोहम्मद जमा गुरु घंटाल आदमी, उसने कोई फर्जी दस्तावेज तैयार किए और उनके साथ वो यहां से फरार हो गया, भाग गया, निकल गया। वो निकलकर सीधा यहां से पहुंचा गुजरात के बहादुर शाह के पास में। गुजरात के बहादुर शाह ने उसको अपने यहां पर शरण दे दी। जब हुमायूं को इस बात का पता चला कि मोहम्मद जमा, जिसको मैंने अपने यहां पर जेल में बंद कर रखा था, वो तो कोई फर्जी रिहाई का पत्र बनाकर यहां से निकल कर चला गया और वहां चला गया और उसने शरण भी दे दी इस बात को जानते हुए, तो हुमायूं ने बहादुर शाह से ये कहा, मेरा दुश्मन है, मेरा कैदी था, फर्जी आदमी है, इसको अपने यहां पर शरण मत दो और इस व्यक्ति को वापस मुझे सौंप दो। बहादुर शाह ने मोहम्मद जमा को वापस हुमायूं को सौंपने की बजाय एक व्यक्ति तातार खां, इसी का व्यक्ति था तातार खां, उसको 40,000 की फौज देकर हुमायूं पर अटैक करने के लिए भेज दिया कि भैया हुमायूं की शक्ति का भी पता चल जाएगा। तातार खां जब गया हुमायूं पर अटैक करने के लिए, तो हुमायूं की सेना ने बहुत प्यार से उसको हराया, पकड़ पकड़ कर धोया उसको, तातार खां को। तातार खां की 40,000 की फौज यहां से पिटकर यहां पर आ गई। तो बहादुर शाह को अब चिंता हुई, बहादुर शाह को चिंता यह हुई कि हुमायूं अब कल को मेरे ऊपर अटैक करेगा, गुजरात पर आएगा, चित्तौड़ के रास्ते आएगा, तो एक काम करते हैं, जिधर से भी आएगा तो चित्तौड़ मार्ग में पड़ता है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए अगर मुझे अपने आप को मजबूत बनाना है तो चित्तौड़ पर मुझे अधिकार करना पड़ेगा। तो इसीलिए चित्तौड़ पर अधिकार करने के इरादे से दूसरी बार में बहादुर शाह ने सन 1534 में चित्तौड़ पर अटैक किया। अब जब ये विचार बहादुर शाह के दिमाग में आया, तो उस समय था ये मालवा में, मालवा से इसने प्रस्थान किया और मालवा से बढ़ता 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 कहां पर पहुंचा? चित्तौड़ पर पहुंचा। पिछली बार जो संधि हुई थी, उस संधि में इंपॉर्टेंट रोल किस व्यक्ति का था? रूमी खां, क्योंकि रूमी खां ने योजना बनाई, जो तोप खाने का अध्यक्ष था, कि मैं पूरे चित्तौड़ की दीवारों को बारूद लगाकर उड़ा दूंगा। तो यहां पर रूमी खां को बहादुर शाह ने यह कहा कि एक काम कर, जैसे ही इस किले को मैं जीतूंगा, मतलब उसको लालच दिया ताकि वो मन लगाकर काम करे कि रूमी खां, इस किले को जीतते ही यहां का हाकिम तेरे को बना दूंगा, मतलब यहां का प्रशासक तू बन जाएगा, हाकिम मतलब तेरा ही हुक्म यहां पर चलेगा। युद्ध होने वाला था। सामंत विक्रमादित्य से नाराज थे। विक्रमादित्य से क्यों नाराज थे? अब सारी चीज तो यही बताता आ रहा हूं क्यों नाराज थे। तो रानी कर्णावती ने वो पत्र लिखा, जिस पत्र के बारे में मैंने शुरुआत में आपसे बात की थी। उस पत्र को पढ़ने के बाद सामंत यहां पर पहुंचे। अब विक्रमादित्य को तो भेज दिया गया बूंदी सुरक्षित, अपने नाना के घर पे ननियाल, और विक्रमादित्य से जो छोटे थे उदय सिंह, इन दोनों को बूंदी भेज दिया गया, ननियाल भेज दिया गया। और देवलिया के जो ठाकुर बाग सिंह थे, वर्तमान में देवलिया जगह आती है प्रतापगढ़ में, वहां के ठाकुर बाग सिंह थे, उनको चित्तौड़ में महाराणा का प्रतिनिधि बनाया गया। मतलब अब महाराणा की अनुपस्थिति में एक प्रकार से वही मेवाड़ के महाराणा हैं। तो इसीलिए उनके जो वंशज हैं उनको आज भी देवलिया दीवान कहा जाता है। दीवान में आपको बता चुका कि मेवाड़ के जो शासक थे कभी भी अपने आप को महाराजा नहीं माना करते थे, राजा नहीं माना करते थे। एकलिंग जी जो भगवान है शिव जी, उनको ही शासक मानते हुए, उनको ही राजा मानते हुए, ये स्वयं को उनका प्रतिनिधि मानते हुए, उनका दीवान मानकर शासन किया करते थे। इसीलिए कई जगह आप ये पढ़ते हैं कि मेवाड़ के दीवान, दीवान मतलब वहां के महाराजा, एकलिंग जी के दीवान। क्लियर? तो इसीलिए जो देवलिया के ठाकुर बाग सिंह थे, उनको
इस युद्ध में जब इन दोनों को बूंदी भेज दिया गया था, ननियाल भेज दिया गया था, तो उनको महाराणा का प्रतिनिधि बनाया गया, इसीलिए उनके वंशजों को आज भी देवड़िया दीवान कहा जाता है। अब ध्यान दो, अब मैं एक गेट की तरफ आपको लेकर चलता हूं। ये गेट आ जाओ भैया। ये जब आप चित्तौड़ में जाते हैं, चित्तौड़ के दुर्ग में मैं भी जाकर आया हूं, एक तो एंट्री कर सकते हैं पूर्वी दरवाजे से, उधर जनरली एंट्री नहीं होती है, टूरिस्ट जो घूमने जाते हैं वो पश्चिमी गेट की तरफ से जाते हैं। एक तो पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ। पूर्व की तरफ जो गेट है वो सूरज पोल, क्योंकि सूरज में जो पूर्व दिशा में सूरज उदय होता है तो इसीलिए सूरज पोल। पश्चिम की तरफ से जब आप एंटर करेंगे तो वहां पर 7 दरवाजे आते हैं, 7 गेट्स। उनका क्रम ऐसे है, पहला आता है आपका पाडल पोल, फिर आता है आपका भैरव पोल, फिर हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ये 7 दरवाजे हैं। तो जो पहला दरवाजा आता है जब आप पश्चिम में एंटर करते हैं तो वो आता है आपका पाडल पोल, जो ये आपको दिखाई दे रहा है। और इस पाडल पोल में यहां पर ये वाला जो आपको स्मारक दिख रहा है, ये देवड़िया के ठाकुर बाघ सिंह का ये स्मारक बना हुआ है, जो 1534-35 ईस्वी में जब ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था, पहला हुआ था 1303 में, तो जब ये दूसरा शाखा हुआ था उस समय इनके नेतृत्व में योद्धाओं ने केसरिया किया था। और यहीं ऐसा बताया जाता है कि इसी स्थान पर लड़ते 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 ये काम आ गए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे और यहीं पर इनका स्मारक बना दिया गया था। इस दूसरे युद्ध में 1534-35 में, मतलब जो दूसरा शाखा हुआ था, इस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती और बहुत सारी जो रानियां थी, दासियां, उन्होंने जोहर कर लिया था उन्होंने। अब इसके बाद बहादुर शाह जीत गया, चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार हो गया। तोप खाने के अध्यक्ष रूमी खां को ये कहा था कि मैं चित्तौड़ जीत जाऊंगा तो तेरे को प्रशासक बना दूंगा। अब बहादुर शाह अपनी बात से पलट गया, उसको प्रशासक नहीं बनाया। रूमी खां नाराज, रूमी खां ने नाराजगी व्यक्त तो नहीं की, लेकिन नाराज होकर एक लेटर लिखा, किसको? हुमायूं को। और हुमायूं को ये कहा, बोले ये कमजोरियां हैं, ये दिक्कतें हैं, आप आ जाओ और मैं आपके साथ में हूं, अटैक कर दो आप। तो रूमी खां का लेटर, सारा लेटर का ही खेल चल रहा है। रूमी खां का लेटर जब हुमायूं को मिला तो हुमायूं चित्तौड़ की ओर बढ़ने लगा। अब इस बात की जानकारी जब बहादुर शाह को लगी तो बहादुर शाह ने अपनी थोड़ी बहुत सेना तो छोड़ी चित्तौड़ में और बाकी सेना को लेकर हुमायूं से लड़ने के लिए चल पड़ा और पहुंचा रास्ते में मंदसौर। ये अभी भी रूमी खां की सलाह से काम कर रहा था और इसको ये नहीं पता है कि मैं जो अपनी बात से फिर गया हूं उसके कारण रूमी खां मुझसे नाराज है, नाराजगी व्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सारा षड्यंत्र रच रहा है। अब आगे जब इसकी पार नहीं पड़ी तो ये वहां से भागा मांडू, वही मालवा वाला क्षेत्र, और फिर वहां से भागकर चला गया दीव। और दीव किसके अधिकार में उस समय? पुर्तगालियों के अधिकार में। ये दीव वाले क्षेत्र में चला गया, जो दमन दीव वाला जो हिस्सा आता है। और यहां पर जाकर एक टापू पे पहुंचा, बोले मामला शांत हो जाएगा, यहीं रह लेते हैं। जब ये वापसी में आ रहा था तो समुद्र में डूबा और समुद्र में डूबने से इसकी हो गई मृत्यु। अब जब इसकी मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु का समाचार चित्तौड़ के दुर्ग में इसकी सेना को जब यह समाचार मिला, बोले बहादुर शाह तो डूब के मर गया। तो यहां से फौज ने भागना शुरू किया और चित्तौड़ के जो सामंत थे उन्होंने 5-7 हजार लोगों को इकट्ठा किया, मतलब 5-6 हजार की सेना को इकट्ठा किया और चित्तौड़ में बहादुर शाह की जो बची कुची फौज थी उस पर छोटा मोटा हमला किया, मतलब बिना रक्तपात के आसानी से उन सामंतों का चित्तौड़ के दुर्ग पर वापस अधिकार हो गया। विक्रमादित्य और उदय सिंह कहां पर थे? नाना के घर थे बूंदी में। इनको वापस लाया गया और विक्रमादित्य को वापस चित्तौड़ का शासक बना दिया गया 1535 ईस्वी में। 1536 ईस्वी तक वो चित्तौड़ के शासक रहे और बाद में दासी पुत्र बनवीर, हम पहले के शासकों में देखते हैं तो महाराणा सांगा के भाई थे पृथ्वीराज सिसोदिया, उनको उड़ना पृथ्वीराज के नाम से जाना गया। पृथ्वीराज और एक दासी से पुत्र का जन्म हुआ था बनवीर या वनवीर। वनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद स्वयं को चित्तौड़ का शासक घोषित कर दिया। इस वीडियो में इतना ही।